तो भैया इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और उसी की हेल्प से हमने आपको करा दिया था बोर्स मैग्नेटॉन। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 हमारी शीट का, ठीक है। 86 क्वेश्चन करेंगे, और जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव्स अराउंड द प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में प्रोटॉन केवल न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही होता है, यानी कहने का मतलब उनका कि प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव्स अराउंड द प्रोटॉन विद अ स्पीड ऑफ 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 into 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द नंबर 1 पहला इक्विवेलेंट करंट, दूसरा इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड एट द साइड ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस पे, ठीक है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में एक सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक सर्कुलर मोशन यानी आफ्टर फिक्स्ड टाइम वो अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, जिसको आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक इक्विवेलेंट करंट जो बनती है, उसका फॉर्मूला I = QV/2πr होता है। तो चलिए, इक्विवेलेंट करंट I बराबर होता है QV/2πr, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मामला है तो Q का मतलब 1.6 into 10⁻19, वेलोसिटी दी गई है 2.2 into 10⁻⁻6 अपॉन 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, या 3.14, जो कन्वीनियंट लगे वो रखें जिससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। R का वैल्यू रेडियस जो है वो 5.3 into 10⁻11। वैसे मोस्ट ऑफ द टर्म्स इनकी वैल्यूज याद होती हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में स्पीड कितनी होती है वो याद होती है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या होती है वो भी 0.53 एंगस्ट्रॉम पढ़ाया जाता है। फिर कोई बात नहीं, यही याद है तो अब याद कर लो। तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे पूरी शिद्दत के साथ तो I का वैल्यू आ जाएगा 1.057 into 10⁻³ एम्पियर। ये आ गया आपका करंट का वैल्यू, इक्विवेलेंट करंट। फिर हमसे बोला कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला m बराबर निया नॉट धनिया, निया। तो m बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, हमने बोला था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए आप 1 ले लीजिए, ठीक है, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। n हो गया 1, I का वैल्यू 1.057 into 10⁻⁻3, और एरिया हो जाएगा πr², क्योंकि जो आपकी ऑर्बिट है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। तो एरिया हो गया πr², R का वैल्यू गिवन है। तो m बराबर 1 into 1.057 into 10⁻⁻3, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 5.3 into 10⁻�11 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9.32 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर टेस्ला लिखी जा सकती है। फिर तीसरा पार्ट तो बहुत ही घटिया पूछा था कि अगर ऐसा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। तो माय डियर, सबको पता है कि अगर एक भाई देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है मान लीजिए, राइट, न्यूक्लियस के अराउंड यानी प्रोटॉन के अराउंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट करंट है वो ऐसे चक्कर लगाएगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एट द सेंटर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका फॉर्मूला हमने बताया था,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A इंटू 2 पाई। याद आई? अगर नहीं याद आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग अपना भविष्य तापने की तरफ अग्रसर हैं। नहीं समझे? मैं दोबारा बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है मान लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है, और हमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होता है ये। तो बस इसकी वैल्यू 10⁻⁷, I की वैल्यू हमने निकाल ली 1.057 इंटू 10⁻⁻3। रेडियस, मतलब अभी तक क्वेश्चन में रेडियस के लिए R यूज किया है मैंने, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ भी R ही यूज कर लें, क्योंकि A रेडियस लिखो या R रेडियस लिखो बात एक ही है। तो रेडियस कितनी दी हुई है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2, और पाई का वैल्यू 22/7 जो भी लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 12.5, ठीक है। 12.5 लिखने को मैं टेस्ला भी लिख सकता हूं, बट मैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख रहा हूं ताकि आपको टेस्ला की जगह न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर भी याद हो जाए। इसका एक बहुत तगड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा डायमेंशन निकालने में। सीधे सीधे टेस्ला का डायमेंशन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बेटर रहेगा अगर आप ये याद रखें कि एक टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, तो आपको डायमेंशन निकालने में आसानी हो सकती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे 12th एग्जाम में डायमेंशंस आती नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन में अगर आपको कभी टेस्ला का डायमेंशन निकालना पड़ जाए, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना पड़ जाए, तो अगर आपको ये याद रखेंगे कि एक टेस्ला ही न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, तो इट विल बी हेल्पफुल। क्योंकि न्यूटन का क्या हो गया? mLT-2 फोर्स हो गया, ठीक है। एम्पियर का A होता ही है, इसको चेंज कर ही नहीं सकते आप, करना भी चाहोगे तो। और मीटर मतलब लेंथ हो गया, ठीक है। L की पावर माइनस हम सॉल्व हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल था इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कायदे सुनिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। जिनको आता होगा उनको ठीक, जिनको नहीं आता होगा वो इग्नोर करते हैं इस बात को, ठीक है। जिनको आता होगा तो उनके लिए थोड़ा एडवांटेज जरूर करेगा। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स 100% जीरो होता है, ठीक है। यानी फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि वो बॉडी, वो जो सिस्टम, वो जो डाइपोल है, वो ना अगल शिफ्ट हो सकता है ना बगल शिफ्ट हो सकता है, ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे। यानी कुल मिला के ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं इसे। यानी कुल मिला के बात को समझने का प्रयास करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम कोई किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो हो जाने की वजह से डाइपोल अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब वो किसी भी प्रकार का ट्रांसलेटरी मोशन समझते ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने वाला मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। किंतु घूम सकता है, जरूरी नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल नहीं घूमता है, ठीक है। और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी डाइपोल नहीं घूमता है। अर्थात
पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर कंडीशन में अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक वाला मार्कर और ये हमारा डाइपोल है, तो इस कंडीशन में डाइपोल के ऊपर टॉर्क काम करता है और टॉर्क की वजह से डाइपोल घूम सकता है। आई बात समझ में? यानी फोर्स तो डेफिनेटली जीरो होगा, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टॉर्क कब जीरो होगा? जब फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल। इस कंडीशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा और जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो इसे कौन सा इक्विलिब्रियम बोला जाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहां मामला रोटेशन का है, उसमें किसका मामला था? ट्रांसलेशन का मामला था। इसी प्रकार से ये तो हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात। अब हम मैग्नेटिज्म में आते हैं, अगर आपको पीछे का नहीं आता था नो प्रॉब्लम। यहां पे हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से बता देता हूं। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब कॉइल अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी खिसक नहीं सकता, यानी ट्रांसलेट नहीं हो सकता, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। और अगर कॉइल इस प्रकार से रखी हो कि उसका डाइपोल मोमेंट फील्ड के डाइपोल मोमेंट के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो कॉइल पे टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है? यानी कॉइल नहीं घूमेगी। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में? अदरवाइज अगर फील्ड ये है और कॉइल का डाइपोल मोमेंट किसी एंगल पे है, यानी एंगल जीरो नहीं होना चाहिए और 180 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एंगल है तो डेफिनेटली कॉइल विल रोटेट। आई बात समझ में? तो बस फर्क इतना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है। किस फॉर्म में? एज अ करंट कैरिंग कॉइल। आई बात समझ में? तो हेडिंग डाल दीजिए, बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल in a uniform magnetic field. Behavior of a current carrying coil in a uniform magnetic field. Behavior of a current carrying coil in a uniform magnetic field. ठीक है? चलिए समझाते हैं आपको। अब अभी तक मामला लैंग्वेज का था, मोटे मोटे आइडिया का था, ठीक है? कि मतलब अगर पहले का पता है तो अभी का आइडिया से काम हो सकता है, ठीक है? अब हम आपको एक्चुअली में काम करके दिखा देते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एनालिसिस करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ नेट फोर्स। फोर्स मतलब अंडरस्टूड है मैग्नेटिक फोर्स। मान के चलिए, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है? पहले तो करंट कहां से आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है? करंट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उससे फिलहाल अपना वास्ता थोड़ी देर के लिए काट दीजिए। चलो, इस प्रकार से ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस लेंथ, इस साइड को हम लेंथ L दे देते हैं, ये रेक्टेंगल है, इस साइड को B लेंथ दे देते हैं, ठीक है? तो करंट I फ्लो कर रही है, सभी एक ही करंट फ्लो कर रही है हर ब्रांच में, ठीक है? ओके, फोर्स की डायरेक्शन करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड का फिंगर्स घुमाना है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तरफ, यानी करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थंब किधर आया, यानी इस ब्रांच पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ठीक है? तो फोर्स का नामकरण संस्कार कर दूं, ABCD, बहुत ध्यान से देखिएगा।
और इधर लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? फोर्स ऑन एडी ब्रांच। तो ऑब्वियस है फोर्स ऑन बीसी ब्रांच इधर हो जाएगा। क्वाइट अंडरस्टूड। अगर इसकी बात करी जाए तो आई ए हो गया, बी ए हो गया, थंब किधर आ गया? ऊपर तरफ। फोर्स ऑन ए बी ब्रांच, और ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन सी डी ब्रांच। ठीक है, गौर से देखिए आप, यहां पर अगर आप फोर्स निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? इस ब्रांच की लंबाई b है, तो आई बी बी साइन 90। अरे आई बी एल साइन थीटा करंट का फॉर्मूला होता है। तो आई बी और एल की जगह b है, लंबाई b के बराबर है, और साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का होता है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो देखो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सही बता दिया। ठीक है, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ब्लू वाला मार्कर मैग्नेटिक फील्ड और काला वाला करंट का डायरेक्शन। कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। समझ में आ गया? साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो कुल मिला गया आई बी बी। तो अगर ये आई बी बी, ये भी आई बी बी, तो कह रहे हैं क्या भाई? इसमें भी करंट आई है, यहाँ भी वही मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ भी लेंथ ऑफ वायर वही है, वो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा। गलत कह रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग। मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इक्वल वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे ही कुछ कहानी है। ये क्या आएगा? आई बी एल, बी साइड कितनी लेंथ है? एल। साइन कितना? 90। क्योंकि यहाँ भी वही कहानी, करंट ऊपर फील्ड अंदर। ठीक है ना? समझ गए नहीं समझ गए? इस केस में भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है। तो इस प्रकार से इस बार भी फोर्स कितना आ गया? इस बार आ गया आई बी। अगर इसका आई बी एल तो क्या इसका आई बी एल? ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर सम। समझ गए? इसका मतलब इस ब्रांच का इस ब्रांच से कैंसिल हो गया, इस ब्रांच का इस ब्रांच से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या टोटल फोर्स? यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था कि बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब coil, that is coil will remain in translational equilibrium and hence coil will not shift, अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। मैंने रोटेट करने की बात नहीं करी, अभी तो हम रोटेशन को एनालिसिस करेंगे उसका अलग से। कॉपी। अब हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ नेट टॉर्क की। यस, फोर्स की वजह से बॉडी शिफ्ट होती है और टॉर्क की वजह से बॉडी घूमती है। तो एनालिसिस ऑफ नेट टॉर्क। ठीक है, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से। ये B वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जो कॉइल है वो इस तरीके मैंने बना दी है। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए करंट कहाँ से आ रहा है कहाँ पर जा रहा है। फिलहाल आप मोटा मोटा आइडिया समझिए कि आई करंट जो है वो इस कॉइल में ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ओके। तो अब मुद्दा क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कायदे से देखिएगा। पहली चीज ये है कि इस केस में अगर हम इस वाली साइड की बात करें, ए से बी वाली साइड की बात करें, चलो सीधी ये हो गया, ए बी साइड की बात करें तो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा जीरो। फोर्स ऑन ए बी ब्रांच विल बी जीरो। वाई जीरो? क्योंकि आई बी एल
चलो अब इसको बी मान लेते हैं अगर, तो आई बी बी और साइन कितना हो गया 0, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन हो गया, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, नहीं इस ब्रांच में फोर्स 0 हो गया। ठीक है, ये बी साइड है भैया, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी है, एल साइड है, अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमें ऐसा ही काम करना है, इस वजह से अभी से आदत डलवा रहे हैं। इस वाली ब्रांच में भी फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन सी डी ब्रांच विल आल्सो बी आई बी बी साइन 180 डिग्री बाई कट। हाँ, सही। ठीक है, इंसान ही गलत है। तो करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, एंटी पैरेलल हो गया, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी इस ब्रांच में भी फोर्स नहीं लगा। अब क्लियर, अब बची दो ब्रांचेस, इस पे कितना लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो एफ ए डी होगा और वो हो जाएगा आई बी एल साइन 90। इस फिगर में साफ साफ 90 डिग्री दिख रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ब्लू एरो इधर, साइन 90 वैल्यू 1, यानी कुल मिला के आई बी एल मिला। तो ऑब्वियसली इधर भी आई बी एल मिलेगा, तो फोर्स ऑन बीसी ब्रांच भी आई बी एल साइन 90 यहां भी है, तो आई बी एल। इतना तो क्लियर है कि फोर्स 0 नहीं हो पाया। अब फोर्स है तो किधर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। इस वाली ब्रांच में अगर देखा जाए, इस वाली ब्रांच में तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, दिख रहा है, इधर है, तो ये आई, ये क्या हो गया बी, थंब किधर आया, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो फोर्स आपको मिल रहा है इस ब्रांच पर, यानी ए बी वाला, ये जो ए बी वाला फोर्स जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ये किधर है, ऐसे समझिए, इन, मतलब ये फोर्स के लिए एरो बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं, मतलब ये फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, चलो कंफ्यूजन ना रहे, मैं ब्रैकेट में इन लिख देता हूं। ठीक है, मतलब ये वाला फोर्स अंदर तरफ लग रहा है, मतलब ये वाली साइड अंदर जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, मतलब पीछे वाली दुकान में। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होगा, अब बनी बात है ये अंदर, तो ऑब्वियसली ये किधर आएगा, बाहर। तो ये हो गया फोर्स ऑन ब्रांच बीसी, ये किधर हो गया, आउटवर्ड्स। कुछ पल्ले पड़ी, अगर ये हाथ कॉइल है तो ये हिस्सा बाहर की तरफ और ये हिस्सा घुमा, आई बात समझ में, अब इससे आगे नहीं घुमा सकते, समझ गए, क्लियर। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, मैं एक एक्सिस टाइप यहां अगर बना भी दूं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक कॉइल ऐसे घूम जाएगी, आई बात समझ में, यानी कॉइल घूम सकती है। बाकी कंडीशन मैंने बताई दी थी कि अगर कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैं समझा देता हूं, ठीक है, कब कब नहीं घूमती है, तो ये हुआ कि इस कंडीशन में तो घूम रही है। अब मैं आपको दो ऐसे केसेस बना के दिखाता हूं जिसमें नहीं घूमती है। मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल कुछ इस प्रकार से है, बात को ध्यान से समझना, समझ गए। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और कॉइल का एक जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, ऐसे मान लेते हैं, ये करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो ऐसे आएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, राइट। इस जगह पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कॉइल नहीं घूमेगी। दूसरा केस उठा लेते हैं, ये कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका, अगर मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है,
समझ गए ना? एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर हो जाएगी? पीछे की तरफ। सॉरी मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, एरिया वेक्टर कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? पीछे की तरफ। एम साफ साफ लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, टॉर्क के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, इतना तो सभी को पता है। तो थीटा जब 0 होगा तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा, थीटा जब 180 होगा तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी इन दो सिचुएशंस में टॉर्क जो होता है वो 0 हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि दैट इज coil is in rotational equilibrium, that is coil will not rotate. ठीक है, but only for in these two cases, otherwise it will rotate, otherwise torque 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इतना नोट कर लीजिए। ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन और बीच में एंड का साइन है। लिखिए, hence if magnetic moment of current carrying coil is either parallel or anti-parallel, is either parallel or anti-parallel to the direction of uniform magnetic field, to the direction of uniform magnetic field, comma, then the coil will be in rotational equilibrium, that is it will not rotate, that is it will not rotate, otherwise, comma, in any other configuration, in any other configuration, in any other configuration, it will experience a torque and will rotate, experience a torque and will rotate. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई ये तो क्लियर हो गया कि कब टॉर्क नहीं लगेगा और कब टॉर्क लगेगा। कब नहीं लगेगा बस वही दो केस हैं, बाकी हर कंडीशन में लगेगा। और लगेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वैसे तो एक टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है टो बराबर NIAB sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको डेराइव करना है, तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, derivation for the expression of torque experienced by a current carrying coil, ब्रैकेट में लिख लो any,
current carrying coil in a uniform magnetic field. Current carrying coil ब्रैकेट में लिखा any ब्रैकेट क्लोज in a uniform magnetic field. By the way, डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा एक रेक्टेंगुलर कॉइल का एग्जांपल लेके, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो किसी भी कॉइल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, चाहे वो कॉइल स्क्वायर शेप की हो, चाहे रेक्टेंगल शेप की हो, चाहे ट्रायंगल शेप की हो, चाहे सोलेनॉइडल शेप की हो, किसी भी शेप की हो, टॉर्क का फॉर्मूला हर जगह वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को बहुत कायदे से देखें, क्योंकि अगर आप 3D में नहीं समझ पाए तो आपको एक जगह रट्टा मारना पड़ सकता है, इस बारे में तैयार रहिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझिए, कंसीडर द सिचुएशन कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से। जितने कम एरोस बनाए, मतलब 3 एरोस से काम चला लें ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पे हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख रहे हैं, और ये एक्सेल है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कॉइल ऐसे माउंटेड है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, क्लियर। इस वाली साइड की लेंथ हम L मान रहे हैं और इस वाली साइड की लेंथ हम B मान रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। इस वाली साइड पे फोर्स कितना लगा था, अगर करंट I ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज द करंट I which is flowing in the coil, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा था वो इन अंदर की तरफ लग रहा था F इन, और इसमें जो लग रहा था वो बाहर की तरफ लग रहा था F आउट, और ये कॉइल ऐसे घूम गई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फिलहाल जो नहीं दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। यहां ये दिख रहा है कि कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ है, राइट। करंट की डायरेक्शन में अगर राइट हैंड की फिंगर से घुमा दे, थंब क्या बताता है, बाम की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, बाम। बाम मतलब B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, A फॉर एरिया वेक्टर और M फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो फिलहाल जो नहीं दिख रहा है वो समझिए कि इस समय मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब ये है आपका क्या, फ्रंट व्यू। ये है फ्रंट व्यू, ये डायग्राम हमने बनाया है फ्रंट व्यू में। अब इमेजिन करिए कि आप ऊपर से देख रहे हो, तुम्हारे काले काले नैन ये है, आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि कॉइल, बनी बात है, टॉर्क लग रहा है, इतना तो क्लियर हो गया, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लगने की वजह से कॉइल घूमेगी। तो मान लिया कि कॉइल कितना एंगल घूम चुकी है, थीटा एंगल, मतलब इस तरीके से घूम चुकी है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस समय कितना है, थीटा। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रट्टा भी मारना पड़ सकता है अगर आपके बाउंस मार गया तो। ये अंडरस्टूड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पेस की वजह से बना रहे हैं। तो अब हम इसका कौन सा व्यू बताने जा रहे हैं आपको, टॉप व्यू, यानी अब आप ऊपर से देखेंगे, यहां से, यानी आपको ये वाली साइड दिखाई देगी, ठीक है। तो पहले ही मैं लिख दे रहा हूं, लेट द कॉइल हैज रोटेटेड, कॉइल हैज रोटेटेड and in such a way, in
such a way that the angle between magnetic dipole moment and magnetic field intensity is theta. Got it? तो बहुत ध्यान समझिएगा, ये अंदर चला गया, मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूं आपको मेरे पैरेलल इमेजिन करना है। जब मैं ऊपर से देखूंगा, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा? ये ए बी साइड है, मैं जब ऐसे देखूंगा नीचे तो ये ए बी साइड होगी, ठीक है, ए बी वाली। तो ए वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी मेरी तरफ आ जाएगा, राइट? आप ऐसे इमेजिन करिए, ये ए बी है, बी मेरी तरफ आ गया, ये आगे की तरफ सरक गया, घूम गई ना कॉइल। कॉइल में अभी ऐसे कॉइल ऐसे घूम गई, राइट? तो कॉइल जब ऐसे घूम गई तो मुझे क्या दिखाई देगा कि ये वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा जो है वो मेरी तरफ आ गया है, और ये बी वाला हिस्सा दूसरी साइड चला गया है। करंट किधर जा रही है? ए से बी की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों घूम गई, राइट? ओके। डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है इस समय दोनों के बीच? थीटा एंगल। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे इमेजिन करिए, ये कॉइल है, समझे? ये कॉइल का सिर्फ ऊपरी साइड दिख रहा है, बाकी कॉइल अंदर है। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो एंगल दोनों के बीच में कितना एज्यूम करना है? थीटा। ए वाली साइड पे जो फोर्स लगा है उसकी वजह से ये इधर आ गया है, तो कितना फोर्स लगा है? F बराबर आई बी एल। याद आया कुछ? इस वाले पे भी और इस वाले पे भी उतना ही फोर्स लगा था। कितना हो गया? F बराबर आई बी एल। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक, ओके। तो अब अगर देखा जाए तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां से इसके ऊपर हम क्या डाल दें? परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके, चलो हम थोड़ा साफ साफ बना देते हैं इसको। देखो भैया, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, और मैंने इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर टॉर्क आपको याद हो तो। ठीक है, इस साइड की लेंथ क्या है? ए बी साइड की, बी। ए बी साइड, सी डी साइड सब किसके बराबर है? बी के बराबर। यानी ये साइड किसके बराबर हो गई? बी के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो ठीक, अदरवाइज रट्टा मार लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। इसको फिलहाल मैं पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर पी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हम लोग साइन थीटा लगा देते हैं इस पूरे ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल बस होने वाला, अगर इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई या इतनी बात आपने रट्टा मार ली, ये डायग्राम रट्टा मार लिया, तो आगे कहानी आसान हो जाती है। इन ट्रायंगल APB क्या लगा देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में कितना आ गया? B implies that R perpendicular is equal to B sin theta। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। माय डियर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? We know that टॉर्क का फॉर्मूला होता है any one of the two forces into perpendicular distance। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो दोनों फोर्स IBL हैं, तो टो इज इक्वल टू F की जगह हो गया IBL, और R परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे हम रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो टो बराबर IBL इंटू B इंटू साइन थीटा। मेरे हिसाब से L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ, एरिया हुआ, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया IBA साइन थीटा। मान लो कॉइल में टर्न्स भी n हो, तो कॉइल में n टर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने गुना करंट का प्रभाव बढ़ जाएगा, उतने टाइम उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा।
इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो बराबर n i a b sin थीटा। ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। वैसे क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो एक फॉर्मूला और बन सकता है, इट्स मिया। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को जो जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ठीक से। तो बराबर इसको m लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी टॉर्क आया था टो बराबर पी साइन थीटा आया था। वहां पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी फॉर्मूले भी सेम आए हैं। आए बस समझ में? ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज NIA इज इक्वल टू M, इसलिए टो बराबर MB साइन थीटा हो गया। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, and hence in vector form क्या लिखते हैं, टो बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बाय द वे बहुत जिहालत के बाद ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, लेकिन टॉर्क का यूनिट आज भी वही होगा, क्या, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, कॉपी करिए।